गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। आज हमारे साथ हैं राहिल जुबेदार मंसूरी, जो कि एक एफटीआई के पास आउट स्टूडेंट भी हैं और जो जामिया मिलिया से भी पास आउट हैं और मुंबई में एक्टर भी हैं और पार्ट टाइम टीचर भी हैं। तो आज बात करते हैं राहिल से। राहिल, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। मैं बहुत बेहतरीन हूँ। और राहिल, आज हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, आप अब बॉम्बे में एक्टर्स बहुत मिलते हैं, बट कुछ ऐसे जिनको हम कहते हैं कि पढ़े लिखे एक्टर, जो स्कूलिंग करके आते हैं, कॉलेज करके आते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। तो राहिल, पहली बात तो ये कि आप राजस्थान से आते हैं, जी। है ना? राजस्थान में भी अगर देखें तो बहुत अंदर अजमेर से आते हैं, जहाँ पे सिनेमा का इतना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रीच नहीं है यहाँ रीच पे। नहीं है। राइट, राइट। वहाँ पे इतना इजीली हम सिनेमा नहीं देख सकते हैं, मूवीज नहीं देख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब सब कुछ हमारे फोन पे है। पहले वो एंटीने होते थे जिसमें एक दो मूवी आती थी। तो आपको ऐसा क्या लगा, कैसे आपने सोचा कि मुझे एक अभिनेत्रा नहीं, क्या, अभिनेता। अभिनेता ही बनना? सॉरी, मेरी आज पता नहीं क्या हो गया है। कोई नहीं दोस्त। तो मैं बेसिकली अजमेर के पास एक कस्बा है मसूदा। और मसूदा के पास भी एक गांव है। मसूदा मेरा ननिहाल भी है। मसूदा के पास गांव है, हडीरा नाम है उसका। तो मूलते वहाँ का रहने वाला हूँ। कुछ ज्यादा अंदर नहीं चले गए? तो वहाँ से मेरी पैदाइश वहाँ हुई है। और वालिद वालिदैन मेरे टीचिंग डिपार्टमेंट से ही है। तो वो जो एक्टिंग टीचिंग जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे विरासत में मिली है। जहाँ तक आपका सवाल है कि एक्टर बनने का कैसे सोचा, मेरे लिए बड़ा ये था कि एक इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व है मेरा। और शुरुआती दिनों के अंदर कहानियों से प्रेम, किरदार जो कि चलचित्र पे चल रहे होते थे उसको देखकर ऐसा सोचना कि काश मैं यहाँ हूँ, अपने दिमाग में अपनी कहानियों का नायक बनना। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और मुझे लगता है कि वो जो एक इमेजिनेशन जो थी ना मेरी, हम्म। उसने मेरे बढ़ती उम्र के साथ विकास उसने समानांतर रखा और बड़ा पैरेलल रहा। और वो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है फिर जी। मुझे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। दैट्स ट्रू सर। तो मुझे लग रहा है वो तो ऊपर वाले ने आपको ऐसे ही दे दिया, कहता ले ठीक है, तू तो वैसे ही। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों की एक अलग अलग स्ट्रेंथ है। हम्म। मेरी इंडिविजुअल ये स्ट्रेंथ थी कि इमेजिनेशन। और ये मुझे पता कैसे पड़ा, हालांकि मैं अपने मुंह से इस चीज़ का बकौल ये कहना नहीं चाहता, वो आजमा कर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तसव्वुर पे काम ठीक। राहिल जो है बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं और उतनी ही अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। और आपको बहुत सरप्राइज होगा सुन के कि राहिल संस्कृत भी बहुत अच्छी बोलते हैं। और आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया होगा, इतने शब्द मुझे भी उर्दू के नहीं आते। तो राहिल, मैंने सुना है कि हर इंसान के अंदर एक होता है ना कि एक ऐसा एक एक्टर होता है या एक ऐसा कोई होता है जिसको देख के हम ऐसे बड़े होते हैं और जो हमें करता है कि नहीं यार, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कोई ऐसा था आपकी जीवन में जिसने आपको प्रेरित किया हो एक्टर बनने के लिए? डेफिनेटली जनाब। अव्वल एक फिल्म थी, दो बीघा जमीन और दो आंखें बारह हाथ। मुझे याद है कि मेरे मासूम मन में उस फिल्म ने बहुत इम्पैक्ट डाला था। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अ, उसमें महान वी शांताराम थे। और वो जो जेलर का किरदार था उनका, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्में, ये कहानियाँ, ये मुझसे महरूम कैसे रह गई। क्योंकि हम एक जो सैटेलाइट के जरिए आपको जो सिनेमा देखने की सहूलियत थी, हम्म। वो बड़ी इस तरीके की सिनेमा देखने की सहूलियत थी कि जो मेन स्ट्रीम होती है। दिलीप साहब का शुरुआती प्रभाव रहा। लेकिन सबसे रोचक अगर मैं आपको ये बात बताऊं पीयूष जी, पूरी ईमानदारी से, तो और ये जवाब मैंने अपने फिल्म इंस्टीट्यूट के ऑडिशन में, फाइनल ओरिएंटेशन में भी इसको जिक्र किया है कि मेरे साथ वाकई में सिनेमाई हुआ है। कि वो कहा जाता है ना कि सिनेमा देख के अभिनय की लालसा। एक फिल्म थी जिसका मैं उर्दू किसी टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि एक जिक्र हो रहा है कि दिलीप कुमार मेथड एक्टर हैं। लेकिन मेथड एक्टर
एक अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित मेथड एक्टर है, उनसे कंपैरिजन चल रहा था, तो मैंने वो नोकिया C1 फोन आता था, तो उसके जरिए सर्च किया कि ये व्यक्ति कौन है जिसका जिक्र हो रहा है। फिर वो फिल्म द गॉडफादर थी, और मैं अपने एक अजमेर के छोटे से जो सीडी बेचा करते विक्रेता जो होते हैं उनके पास गया, और मैंने कहा कि यार मुझे फला फला फिल्म की सीडी चाहिए। उन्होंने कहा यार यहाँ तो नहीं मिलेगी, मैं जयपुर से लाऊंगा तो आपको कॉल करूँ। और ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद वो जयपुर से वो सीडी लेकर आए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो सीडी लेकर मैं आया, बाहर मेरा भाई मेरे क्रिकेट के खेलने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने डेस्कटॉप पे उस फिल्म को लगाया, बूम, गॉडफादर 1, गॉडफादर 2 मैंने हिंदी में देखी थी पहली दफ़ा। तो वीटो कॉर्लियोने की जो डबिंग थी किसी राम गोपाल या किसी भी फला इंसान ने की, लेकिन वो अद्भुत था। और वो जो पचीनो साहब और ब्रांडो डिनीरो इन अभिनेताओं से बहुत मुतासिर हुआ मुझे। अब आपने गॉडफादर की बात कर दी है। गॉडफादर एक ऐसी पिक्चर है, जब कोई भी एक्टर एक्टर बनने की सोचता है या फिर वो किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट जाता है या थिएटर करने जाता है, तो सबसे पहले उसको बोला जाता है कि एक बार ये गॉडफादर पिक्चर देख ले। वो एक मूवी नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी है। जिस और उस मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं वो आज के मतलब सब उनको एज अ लेजेंड जानते हैं। वो मार्लिन ब्रेंडो हो, अल पचिनो हो या फिर रॉबर्ट डिनेरो हो, किसी की भी बात कर लीजिए आप। पर इन्होंने इनकी चलो ठीक है, इन्होंने पिक्चर देख ली वो बहुत बड़ी बात है, और डबिंग में तो इतनी गंदी लगती है ना, मन ही नहीं करता, मन करता बंद कर दो। राहिल, चलो छोड़िए ये सारी बातें। एक्टिंग है क्या? मुझे लगता है कि ये एक बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरी समझ के हिसाब से मैं कहूँ कि अभिनय जो है वो व्यवहार है, और व्यवहार के साथ जीवन जीने में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आपको एक अच्छा अभिनेता बना सकती है। मैं जिस तरीके से जीवन जी रहा हूँ और उसमें मुझको फर्क पड़ता है कि मेरे साथ वाला इंसान किस तरीके से सोच रहा है, वो हालात जो मेरे इर्द गिर्द है वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति में एक सामान्य समझ है कि वो उनको सुन सकता है, मुझे लगता है जनाब कि वो अभिनय की दिशा में ही है। ओके। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो बहुत सही बोला आप। व्यवहार, व्यवहार है। बिहेवियर बहुत बड़ा इसका अंश है। अब जैसे राहिल, आप एक फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, है ना, वहाँ से आपने पढ़ाई करी है। मैं भी एक्टर हूँ। मैंने तो कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गया, और मैंने सीखा भी कहीं से नहीं है, बस थोड़ा थिएटर किया मैंने, जो भी थोड़ा बहुत सीखा। तो आपको ऐसा लगता है कि जो फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने अच्छी मतलब पढ़ाई लिखाई करी है मीडिया में, मतलब सिनेमा के अंदर, वो ज़्यादा अच्छे एक्टर्स होते हैं, या फिर जो एक मेरे जैसे लोग हैं, मैं अकेला नहीं, पता नहीं मेरे जैसे कितने होंगे जिन्होंने ना कोई कभी फिल्म इंस्टीट्यूट गए, ना ज़्यादा कभी समझ थी, ना पता था। तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस है? आप ऐसा एज एन एक्टर आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये अच्छे हैं और ये थोड़े कम अच्छे हैं, या ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये थोड़े कुछ, क्या क्या आपकी राय क्या है इसके ऊपर? बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभिनय के लिहाज से कि फिल्म इंस्टीट्यूट या जो ड्रामा स्कूल्स है या इंस्टीट्यूट है फाइनल डेस्टिनेशन हो। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक इंडिविजुअल तैयारी का सबसे बड़ा योगदान है, कि मैं अगर उस जगह गया हूँ तो तैयार होने के मकसद से गया हूँ। हम्म। अगर कोई साथी या कोई एस्पिरेंट जिसमें लालसा है, वो वही तैयारी अपनी जगह पर रहकर समानांतर तरीके से करता रहे और बहुत कम रिसोर्सेज में भी अगर तैयार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। क्योंकि अभिनय जो है वो एज भाषा पर आपकी पकड़ हो, वो अलग से अभिनय केंद्र में नहीं सिखाया जाता, इंस्टीट्यूट्स में नहीं सिखाया जाता। तो आप अपना जीवन जो जीकर आए हो वो सबसे बड़ी फिल्म स्कूल है। और इस बात को मुझे कहते हुए कोई भी गुरेज नहीं है कि जो अतीत आपने जिया है और जिन सर्कमस्टांसेस से ज़िंदगी जीकर आप वहाँ पर आए हो, अगर आप ज़िंदगी का कोई दर्शन नहीं किया और आप अभिनय संस्थान आए हो, तो उसका क्या? वो बड़ी एक कमी रहेगी, आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा और जीवन जी जाओ। जैसे मैं 21 साल की उम्र में फिल्म इंस्टीट्यूट गया, हम्म।
और 30 साल की उम्र में फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गया। हम्म। 20 साल की उम्र में मैं जामिया गया। मुझको उस वक्त, जब मैं कई छोटी छोटी एक्सरसाइजेज में पिता बनने की भूमिका कर रहा था, एक लड़की का पिता, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं कितना नौसिखिया है, मतलब एक अभ्यास है, एक तैयारी है, क्योंकि अब एक वो पिता का जो एहसास जिसको है, हम्म। आप उससे बेहतर पिता कैसे बनिएगा। हम्म। एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली है राहिल आपने कि एक एक्टर अच्छा बनने के लिए ज़िंदगी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा इमोशन जिए हैं, वो एक बेहतर एक्टर होगा। अब वो कहीं से भी आता है, किधर से भी आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली सर। जिसने ज़िंदगी के ज़्यादा इमोशन देखे हैं, जिसने गरीबी देखी है, जिसने हार्ट ब्रेक देखे हैं, जिसने अपना किसी को खोया है, या फिर जिसने खुशियाँ भी देखी हैं, इट्स नॉट जस्ट कि सैड पार्टी, जिसने खुशियाँ भी देखी हैं लाइफ में, ट्रू। जैसे इमोशंस होते हैं कि किसी ने नया घर ले लिया, है ना, अपनी खुद की कमाई से, और एक छोटे किसी ने ले लिया, तो वो इमोशंस की बात हो रही है कि जितने जिसने ज़्यादा इमोशंस को जिया है वो उतना अच्छा एक्टर होगा, राइट? बैंग ऑन सर। वही बैंग ऑन। तो जैसे एफटीआई है, अगर मुझे एफटीआई में एडमिशन लेना हाँ। है ना, मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं सच बताऊं मुझे तो पता ही नहीं था कि एनएसडी भी कुछ होता है या फिर एफटीआई भी कुछ है, मैं तो बस ऐसे ही सोचा और आ गया। तो अभी जो ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि एफटीआई भी है और जिनको पता है एनएसडी भी है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो हाँ। क्या प्रोसेस होता है इसका? निश्चित तौर पे फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका रिटन होता है। हम्म। अ, उससे पहले आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, और फॉर्म भरने के पश्चात एक तारीख होगी, उस दिन आपको रिटन देना पड़ेगा। रिटन के बाद कुछ साथियों का सिलेक्शन होता है। एक सेकेंड, ये रिटर्न क्या है? क्या लिखवाया जाता है, क्या कराया जाता है? जी। रिटन एक 100 नंबर का पेपर है, हम्म। जिसमें अभिनय से रिलेटेड सवालात आते हैं। हम्म। कुछ जनरल सवाल भी आ सकते हैं जिनके चांसेस हैं। और पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिवाइडेड होता है बहुत तरीके से। एक एक अगर एक सवाल अगर आप कोई बताना चाहें, जैसे जी। क्या आता है, जैसे एक सवाल अगर कुछ। सब्जेक्टिव का अगर मैं आपको कोई उदाहरण दूं तो सबसे मुश्किल सवाल जो है कि आप अभिनेता क्यों बनना चाहते हम्म। हैं, या किन परफॉर्मेंसेस को देखकर आप में अभिनय की लालसा डेवलप हुई, डिजायर डेवलप हुई। तो ये सवाल आपका सब्जेक्टिव का एक एग्जांपल लिया। हम्म। एमसीक्यू और एमएसक्यू भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें एक से ज़्यादा दो सही सॉरी। जवाब हो सकते हैं। कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं एमएसक्यू का, कि इनमें से किन अभिनेताओं ने पर्दे पर जोकर की भूमिका निभाई। अब आपको भी पता है जेरेड लेटो ने भी निभाई है, जैक निकलसन ने भी जैक निभाया। निकलसन ने भी निभाई है, क्रिस वॉकिन फिनिक्स ने भी निभाई है, हीथ हाँ। लेजर ने भी निभाई। हम्म। अब ये चारों ऑप्शंस है, तो चारों ऑप्शन सही है। हम्म। तो एक से ज्यादा जो सही जवाब है वो उसमें थे। और एमसीक्यू जिसमें किसने जोकर की भूमिका निभाई है, तो एक ऑप्शन हीथ लेजर है, बाकी मैथ्यू मकॉनगी हो गया या फिर दिलीप कुमार हो गया, तरीके से। तो इस तीन भागों में एमसीक्यू, एमएसक्यू और फिर आपके सब्जेक्टिव में, जो कि 50-60 मार्क्स का होता है, इनमें पेपर अच्छी तरीके से डिवाइड तो ये होता क्या आईआईटी दे रहे हैं क्या? यहाँ भी इतने क्वेश्चन, मुझे लगा एक्टिंग में तो कुछ पढ़ाई भी नहीं है। होती या होगी। पीयूष जी, मैं आपको जेन्युइन बताऊं कि अभिनय से जाने के पश्चात मुझको ये एहसास हुआ कि आपको समझ, फिर तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने अपनी एकेडमिक्स में ये सहूलत ले ली कि यार मैं एक्टर बन जाऊंगा, लेकिन यहाँ आके आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग विषय के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। वही जीवन जो जिया है, कि आपकी तर्कश में कितने तीर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारा रिटर्न हो गया उसके बाद? उसके बाद जनाब ऑडिशंस होते हैं। ओके। ऑडिशंस में वो मोनोलॉग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें एक तरीके से आप एक अभिनेता का परफॉर्मेंस स्किल क्या है, और उसकी डिज़ायर क्या है, उससे बातचीत होती है। और बहुत कमाल का अनुभव है। अगर आप वहाँ तक जाते हो तो वो एक अद्भुत अनुभव है, और उसमें बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। तो उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। और फिर ऑडिशन के बाद आपको, अगर वहाँ पर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको ओरिएंटेशन के लिए पुणे बुलाया जाता है, फिल्म इंस्टीट्यूट के गढ़ में, जो कि हम सभी के लिए बहुत दिल से मंदिर के तरीके से है। और फिर आपको 3 से 4 दिन का वहाँ होता है, और फिर 3 दिन के ओरिएंटेशन के पश्चात आपके चौथे जो दिन है, आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। बहुत बड़ा पैनल होता है, बहुत कामयाब लोग होते हैं अभिनय के, रिसर्च के इस क्षेत्र में।
इस तरीके का। तो ऐसे ऐसे अभी नसीर साहब भी एफटीआई से हैं, राजकुमार राव एफटीआई से हैं, जयदीप अलावत एफटीआई से जी। हैं। उनकी उनकी जो वाइफ है राजकुमार राव की, वो भी एफटीआई से हैं शायद, मेरे ख्याल से पत्र लेखा नहीं, है। मुझे नहीं लगता अच्छा वो वो नहीं नहीं, है शायद। अच्छा वो नहीं है, सॉरी। पर तो उनका आना जाना रहा है अच्छा, जैसा तो ये लोग भी पैनल में बैठते हैं? पैनल में मुझे नहीं लगता कि रिसेंट बैचेस से कोई एलुमनस या एलुमनाई गई हैं। हम्म पुराने जो लोग हैं, पुराना से मतलब कामयाब जो इतने वक्त का अनुभव है हम्म वहाँ है। जैसे टॉम ऑल्टर साहब थे, मरहूम टॉम ऑल्टर साहब थे, जिनको आपने हातिम में देखा है, जिनको आपने गांधी फिल्म में देखा है। जी। बेंजामिन गिलानी, लेजेंडरी बेंजामिन गिलानी साहब, वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स। और आपके फेवरेट भी हैं? जी जी जी, मैं उनका मद्दा हूँ, उनका दीवाना हूँ, बेंजामिन सर का। वो होते हैं। और फिर अलग अलग डीन्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो इस तरीके से बड़ा पैनल होता है। ओके। तो फिर जाके अगर आप सब कुछ ये सारे लेवल्स पार कर लेते हैं तो फिर आप एफटीआई में चले जाते हैं? जी सर, फिर एक कॉल आता है आपको कि कि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? कि आपका दाखिला हो चुका है, आप आ सकते हैं। और फिर आपको ऐसा लगता है आप जमीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ गए हैं। तब आपको ऐसा लगता है, और मैं बहुत पोलाइटली कहूँ, आपको लगता है कि ठीक है, अब आपकी तैयारी को और बल मिलेगा, आपकी कोशिशों को और बल मिलेगा। एक जिंदगी आपने जी कॉलेज में, और आप अपने कॉलेज के सुपरस्टार हैं। मतलब आप, मतलब हैं, आप भी हैं, बट एक जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट रैंडम, कि अगर आप अपने कॉलेज के सुपरस्टार हैं और आपने ऐसा हो रखा है कि यार इससे अच्छा तो एक्टर ही नहीं है कोई, और फिर आप रियलिटी में आते हैं। जी। वो मूवी थी ना आमिर खान की, क्या नाम था उसका, जिसमें वो कॉलेज का स्टूडेंट प्ले करते हैं वो जो एक, जीता वही सिकंदर। नहीं नहीं जिसमें वो गाना नहीं है, बस्ती की बाट जाना, बस्ती की बाट जाना, क्या नाम है उसका? रंग दे बसंती रंग दे है। बसंती, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती में नहीं बोलते कि यार मैं इस कॉलेज का जो भी नाम था मैं वो था, पर जब मैं बाहर निकला तो मेरे जैसे कितने। तो डू यू थिंक तो आप जब कॉलेज से निकलते हैं, जब रियलिटी में आते हैं, तो आपको ऐसा एक लगता है कि यार यहाँ तो मेरे जैसे बहुत है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका दोस्त। एग्जैक्टली, ऑनेस्टली हमको ऐसा लगता है कि जब हम थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो हम सोचते थे कि अम, सुजीत सरकार आएंगे, राम गोपाल वर्मा आएंगे, अनुराग कश्यप साहब आएंगे। तुम वेट करो, मैं एक एक करके बुलाता हूँ सबको, हाँ, है ना? कि हमको ऐसा लगता था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सहूलियत होती है कि हमारा प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। और सीधे यहाँ से निकलेंगे और सीधे सिनेमा स्क्रीन पर। मम्मी टिकट बुक कर दिए आपकी फ्लाइट्स की, घर ले लिया है, और एक गाड़ी आ जाएगी गाड़ी आपको ले। एयरपोर्ट पे लेने के लिए, ठीक है? और डेट्स नहीं है मेरे पास, 1 साल की, 2 साल बाद मिलते हैं। और जो शिक्षा का जो कर्ज लिया था वो भी माफ हो गया है। सब हो गया है, सब हो और गया। पब्लिक छोड़ ही नहीं रही है मुझे। मैं मतलब क्या करूं, मतलब कैसे बात कर पा हाँ, रहा हूँ, मुझे पता शर्टें वगैरह फट भी रही है। शाम को 6 बजे टीवी ऑन कर लेते हैं, मैं ही मैं हैं। आ रहा हूँ। पर ऑनेस्टली फिर आपको समझ में आता है, और आपको अंत तक समझ में आ जाता है कि यार ये लड़ाई है, और लड़ाई से ज़्यादा एक एक प्रोसेस है। मतलब आपने वहाँ पे वक्त दिया, फिर वही ज़िंदगी आ, तो मैं इसको बहुत बड़ा, इसको कभी भी मैंने नेगेटिव नहीं लिया या किसको डीमेरिट नहीं समझा। मुझे लगा कि ठीक है, मुझे एकेडमिकली भी तैयार होने का मौका मिला, और मुंबई में जिस तरीके से अभिनेता काम को प्रोसेस करता है या काम की तरफ रीच आउट करता है, उसकी तकनीक को भी समझने का मौका मिला। तो मैं तो और ज़्यादा गुणी होता जा रहा हूँ उस लिहाज से। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा हो जाए कि मान के चले कि फिल्म इंस्टीट्यूट के लोगों को तुरंत सिनेमा में दाखिला मिल रहा है, तो कुछ छूट जाएगा, कुछ और तैयारी मुझे लगता है जो वो डिजर्व करते हैं, और इस तरीके से मुंबई में वो पूरी हो सकती है। क्योंकि वो होता है ना कि आपको थ्योरी तो बहुत अच्छी हो गई, हम्म। प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलेगा ट्रू। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। बट आप प्रैक्टिकली घूमते हैं, वो जो आराम नगर है, आपको सबको फेमस आराम नगर, वहाँ चक्कर नहीं लगाओगे, वहाँ लोगों की स्टोरियाँ नहीं नहीं सुनोगे, सुन। खड़े होके चाय पाओ, भाई सुन कल ही साइन करी थी पिक्चर यार, हाँ। मना हो गया बाद में, यार कोई और आ गया रिप्लेस कर दिया यार, एग्जैक्टली है ना? हाँ। तो ये सब जो कहानियां हैं, जो 10-10 साल से वहाँ हैं, उनकी सुन रहे हो आप, तो आपको एक बहुत अच्छा एक अनुभव जो प्रैक्टिकली करने के लिए मिलता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, तो बहुत ही लघु किस्सा है कि मैं जब नया नया फिल्म इंस्टीट्यूट से आया था, तो इन्हीं आराम नगर की गलियों के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में मैं था, और अपने नॉट फिट होने का इंतज़ार कर रहा था। तब मैं नीचे जब मैंने झांका, तो एक लड़का और एक लड़की, लड़के ने बैग ले रखा था, और वो
आया, उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, मैंने कहा सर आप पूछ लीजिए। उसको नॉट फिट कम मिला तो नीचे गया। तो खुदा जाने वो उसकी प्रेमिका थी या उसकी होने वाली, मतलब जो भी एक्सवाइजेड, जो हाँ। भी रिश्ता है, उसने अपना पल्लू लिया और फिर उस लड़के का पसीना पूछा। और उन लोगों को मैंने तकरीबन, वो 10 दिन का वक्त था और उसी दौरान हम डेली टकरा रहे थे। तो मैं ये समझा कि यार ये जद्दोजहद जो है, ये मतलब आप इसको, अभी तो रोमांटिसिज्म में हो सकता है, हम जा सकते हैं, लेकिन वो जो महसूस कर रहा है उसके लिए तो कमाल की चीज़ है कि आपका परिवार भी आपके साथ चल रहा है। अगर मैं अभी यहाँ आया हूँ मुंबई में, तो मेरा परिवार मुझसे रेगुलर पूछता रहता है कि किस तरह की प्रोसेस हो रही है, प्रगति किस तरह हो रही है। तो यार दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है इस सफर में। बिल्कुल। और मैं भी आपको एक किस्सा सुनाता हूँ अपने पहले ऑडिशन का। एक बार मैं नया नया आया था बॉम्बे, तो किसी के थ्रू नंबर नंबर निकले, उन्होंने बोला एक ऑडिशन है अमिताभ बच्चन के साथ ऐड है और आ जाओ। तो एक मलाड करके जगह है, मैं वहाँ गया। तो मुझे बोला आप ना ट्रेन, और मतलब मैं आया ही था, बहुत रॉ था, ना बॉडी थी ना कुछ थी, फेस भी एकदम गोल मोलू सा था, बाल भी कैसे ही कटे हुए थे, लाइक मैं बहुत यंग था जब आया था। तो मैंने वहाँ देखा, मुझे बोलता टी शर्ट उतारो, टी शर्ट उतारो और यहाँ ऐसे वॉक करके आना, और कोई मोबाइल का ऐड था, मुझे पता नहीं, वो बहुत टाइम पहले की बात है। और मेरे ऐसे चेस्ट पे बाल वाले, मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि ये भगवान धरती फट जाए, मैं घुस जाऊं, मैं इसको कैसे बोलूं कि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मेरी तो देख ही मत, मैं नहीं खेल रहा हूँ। है ना, वहाँ पे वो ऑडिशन हुआ एंड देन आई वाज लाइक यार यार ये तो बहुत टफ चीज़ है यार। और मैं, मुझे तो पता ही नहीं था ना, मैं तो पहली बार कैमरा देखा, मैंने बोला अच्छा इसमें हाँ। क्या करना होता है। तो बोलते यार ऐसे ऐसे आपको आना है, यहाँ पे डायलॉग बोलना, अमिताभ बच्चन आपको फोन निकालेंगे, और मैंने अमिताभ बच्चन ही फोन दे देंगे क्या? मैं तो थोड़ी देर ऐसे होगा, मैंने यार शिट अमिताभ बच्चन अभी ऐड में आ गए, और मुझे नहीं पता नहीं कि ऑडिशन में ऐसे नकली करा रहे हैं। मुझे लगा शायद अभी आएगा वो देगा फोन, और फिर मैं ऐसे बोलूंगा, मैंने यार इतने चेस्ट पे बाल है मेरे, तो अच्छा भी नहीं लगूंगा, अमिताभ बच्चन क्या बोलेगा, ट्रू सॉरी क्या बोलेंगे। क्या बोले, बच्चन फील में हो साहब। जाता है बच्चन साहब। हाँ। तो छोड़िए, तो राहिल एक चीज और बताइए, ये जो जैसे अब आपने वहां से पास आउट कर लिया, जी। तो व्हाट इज योर फर्दर प्लान्स नाउ, लाइक अब आप कैसे देखते हैं आगे का सफर अपना? आई थिंक कि घर से तो निकल चुके हैं, और मंजिल कब मिलेगी वो तो एक तय वक्त है उसका। मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूँ और डूब के। और अब मुझे मुझे लगता है कि पहले कितनी भी मुझे मोहब्बत इस क्राफ्ट से थी, अभी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा आशिकी के अंदर हूँ इस क्राफ्ट की। क्योंकि अब 24 घंटों में आपके अगर सोने के वक्त को हटा दिया जाए, तो आप 90% अपना वक्त इसी बारे में सोच रहे हैं, हम्म। इन्हीं से रिलेटेड लोगों से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस का ही हिस्सा है। मैं एंजॉय करना चाहता हूँ पीयूष जी इस प्रोसेस को। एंड बाकी जो डेस्टिनेशन है, मुझे नहीं लगता इस इदारे का तो कोई डेस्टिनेशन है। हम्म। आप, डिनीरो ने एक बात बोली थी जब उनको एक बहुत एजाज मिला था स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभिनेताओं के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म के बाद, एक कामयाब फिल्म के बाद, अगला दिन जो होता है वो जद्दोजहद का शुरू हो जाता है। तो आपके बिल्कुल सही। माइलस्टोन क्या है, तो आपको निरंतर बढ़ते रहना है। हम्म। अच्छा राइट, एक चीज और बताइए, जैसे आपको पता है कि आपने कुछ ऑडिशंस दे दिए, आप वेट कर रहे हैं, जी। है ना, और आपके आसपास सब लोग काम कर रहे हैं, आप ट्रू। देख रहे हो, ट्रू। और आपको भी पता है कि आप इक्वली टैलेंटेड हैं, जी। है ना, और वो लोग भी टैलेंटेड है, ऐसा नहीं, कुछ जेलसी नहीं है, जी। जी। बट इट जस्ट कि यू आर थिंकिंग कि लाइक अब मैं पेशेंस कैसे लाऊं, लाइक हाउ यू वेट फॉर द गुड वर्क, कि लाइक जब तक नहीं है काम तो वो पेशेंस कैसे लाए एक्टर अपने अंदर, कैसे वेट करे, कैसे अपने आप को समझाए कि नहीं रुक जा थोड़ी देर और, रुक जा थोड़े दिन और, आएगा आएगा, तो वो भी तो एक प्रोसेस है, उसको कैसे, लाइक हाउ यू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स? आई थिंक ये कहीं ना कहीं अम, जब आप इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो, तब आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक दफ़ा चीज़ें जब मल्टीपल हादसे आपके साथ होते जाते हैं कि इस फला फिल्म में आपका होने वाला था, फला फिल्म में नहीं हो पाया, तो दो तरह की विचारधारा डेवलप होती है कि या तो आप मायूस हो जाओ, या फिर आप इसको समझो कि ठीक है ये तैयारी का एक पार्ट है। मैं जिस थॉट के साथ, जो मैंने
खुद को डेवलप किया है या जितनी मेरी समझ है, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा दोस्त, ऑनेस्टली। मैंने हमेशा इसको इसी तरीके से लिया है कि ये मेरी प्रिपरेशन का पार्ट है। तो पेशेंस, और पेशेंस का आपका व्यक्तित्व कैसा है इससे भी बहुत मेरी मदर बोलती थी कि इसको 4 बार बुलाओ तो एक बार आवाज़ देता है। घर में मीठा आता था तो मैं मेरे छोटे भाई से हमेशा 1 घंटे बाद मीठा खाता था। तो ये तो खैर मजाक के लहजे में मैंने बोली, तो पेशेंस था। लेकिन इस इदारे का, इस प्रोफेशन का अलग पेशेंस है। इसको मास्टर करना बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी क्राफ्ट से बेहद मोहब्बत है तो आप तरीके ढूंढेंगे। मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरा पेशेंस की पार्ट है कि मैं अपना वक्त जो है इसी क्राफ्ट के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, अभिनय करने के साथ साथ या अभिनय को पढ़ाने के साथ साथ, और आप जैसे लोगों से मुखातिब होने के अरे साथ। सर थैंक यू। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैंने एक मूवी करी थी अनुराग कश्यप की, उसका नाम था अगली। और वो अच्छा रोल था मेरा, आलिया भट्ट में, हम सब एक ही पिक्चर में थे, जी। पहली पिक्चर हम लोगों की, बहुत अच्छा शूट हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने भी बताया, नया नया मैं आया था तो अच्छा काम मिल गया एकदम से, वो भी एक ड्रीम काम था अनुराग कश्यप के साथ काम करना। एंड देन आपको वहाँ से कॉल आता है कि आपको मूवी मिल गई है, ऑडिशन वगैरह आपके फाइनल हो गए। तो मैं अपनी मम्मी से बात करता हुआ जा रहा हूँ, उस दिन मैंने एकदम सारे नेल्स वेल्स कट किए, अपना सब कुछ करा, प्रीमियर था उस दिन मूवी का। घंटों बिठा के बाल बाल बिल्कुल सेट करके मेकअप वेकअप करा के मैं वहाँ पे दोस्तों के साथ गया, मैंने तुम्हें पिक्चर दिखा के लाता हूँ, भाई की पिक्चर आ रही है। वहां जाके मैं देखता हूँ भाई मैं तो आया और चला गया, सारा ही काट दिया, कुछ बचे ही नहीं मेरी पिक्चर में, मेरे को बताना पड़ा था कि ये आया मेरा सीन। और फिर ना जब मैं घर आ रहा था ना अपनी बात, और मैं पैदल आया, इन्फिनिटी मॉल है मेरे घर के पास, वहां से मैं अपने घर तक पैदल ही आया, मैं ऑटो में आया ही नहीं, और मैं अपनी पिक्चर में उठ के आ गया। एंड देन आई रियलाइज फक, अब मेरे अंदर पेशेंस तो बिल्कुल नहीं था। जी। मतलब मुझे पेशेंस पता ही नहीं है क्या होता, मुझे सब कुछ ऐसा होता था कि जो चाहिए अभी चाहिए, तुरंत पे ही चाहिए, कुछ भी है और मिलता था। पर जब ये सब चीजें हुई ना लाइफ में तो समझ आया नहीं भाई, अभी नहीं है वो वक्त, वेरी अभी ट्रू। ये सब चीजें होंगी आपके साथ। और एक बार नहीं हो, फिर तो बहुत बार हुआ, बहुत बार रोल कट गए, बहुत बार सीन काट दिए। वो एक गुजराती पिक्चर करी थी मैंने, तो वो भी, उसमें भी ऐसे ही हुआ, वो सब सीन वीन काट दिए। और ये तो चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है ना। बट वो जो पेशेंस है ना, वो मैंने भी इन सब चीज़ों से ही सीखा। जब लाइफ में जब हुई, हादसे हुए, वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा शायर, वो एक शेर है कि बातों से किसको समझ आया है, हम्म। हर किसी को एक हादसा जरूरी है। भाई, तो वो बहुत हादसे बढ़िया। जब तक नहीं होते ना लाइफ में, वो कहते हैं कि बादाम खा के ठाकुर नहीं बनते, ट्रू ठोकर खा ट्रू के ठाकुर बनते हैं। ट्रू ट्रू तो अगर ट्रू। आपकी लाइफ में ठोकरें नहीं लग रही हैं, आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आ रहे हैं, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे, राइट। वेल सर जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। तो राहिल एक चीज़ और बताइए, जैसे आप एफटीआई में पढ़े, जी। पुणे में, जी। फिर आप दिल्ली में भी पढ़े आप, हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा दोनों जगहों में कि क्या कैसे। जामिया मिलिया इस्लामिया बेसिकली एक थिएट्रिक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से डेवलप हुआ मैं वहाँ पर। थिएटर करिकुलम था, और थिएटर की क्राफ्ट को मैंने समझा करीब से। और वो 1 साल का कोर्स था वहाँ पर। सिनेमा की बड़ी चाहत थी, फिल्म इंस्टीट्यूट हमेशा एक ड्रीम था कि वहाँ हो। जब फिल्म इंस्टीट्यूट में हुआ तो सिनेमा में रमने का मौका मिला। एक्सरसाइजेज जो थी उसका बड़ा डिफरेंस था, और जिस तरह की तैयारी थी बड़ा डिफरेंस था। तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव मेरे लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। मैंने इस बारीकी को भी समझा और सिनेमा की बारीकी को भी समझा कि आप कैमरा के सामने एक अभिनेता और एक आत्मविश्वास से भरा अभिनेता होना क्या होता अच्छा राहिल, मुझे ना एक चीज़ वो बताइए, एक मुझे बेसिक एक्सरसाइज बताइए जो कोई भी एक्टर कर सके अपने आप को बेहतर करने के लिए, एक या दो जो भी आपको लगे। है। आई थिंक जो इनिशियल सब्जेक्ट है कि जो अगर कोई लेमैन है और वो अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका हमने अभी कन्वर्सेशन में भी जिक्र किया पीयूष, की इमेजिनेशन कर सकता है। अब इमेजिनेशन वो रिलेशनशिप के जरिए कर सकता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है कि पेन जो है, मान के चलो एक छोटा सा पेन। तो एक 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 करके बताइए ना, एक छोटा सा ऐसे बैठे बैठे कुछ इमेजिनेशन का ऑडियंस के लिए। मेरा पेन मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं अपने पेन की तलाश कर रहा हूँ।
हाँ यार वो मेरे दूध वाले की डायरी थी। मम्मी गुस्सा कर दी, कहाँ गायब कर दी। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। जी। अब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है कि ये पेन है, लेकिन ये पेन वो है कि जो बक्कल जो इसका हम्म। उस तरीके से शुरू हो। अरे मेरे को दिख रहा था आपके हाथ में पेन है, आपने फिर डायरी उठाई, वहां जी। से डायरी खोली, उस पर लिखा, फिर बंद करी, तो तो आप छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। एक बहुत आइकॉनिक एक्सरसाइज है, कप है। हम्म। तो आपके हाथ में कप है। हम्म। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं अब मुझे पता है कि यार ये कप है, लेकिन ये कप कौन से मटेरियल का है? ये चीनी का है, या आपके हाथ में ग्लास है, आपके हाथ में किसी और धातु का बना हुआ है, स्टील का जो कप होता है वो है। तो वो जो मटेरियल है और फिर उसका हत्ता कैसा, मान के चलिए कि मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा है और मैंने उसको यह पकड़ा है कॉफी मग है। कॉफ़ी मग की तरह, और फिर मैंने, अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ आप इसमें चाय देख रहे हैं और धीरे 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 वो जो चाय है अब आपके लबों से टकराने वाली है। अब चीनी। इसको सब ठीक है, अच्छी बनाए आप। चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई। ठीक है। तब मुझे इस डिटेलिंग पे ध्यान रखना है कि चाय का एक टेम्परेचर होगा, उसकी महक होगी, उसमें जो इंग्रेडिएंट जो डले हुए हैं वो अदरक उसकी खुशबू होगी, वो पकड़ जो आपकी चीनी के बर्तन पे होगी। तो ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है, इसको बड़ी विस्तार से आप एक्टिंग क्लासेस में बड़ी इसको भी टेक्निकल तौर पे समझ सकते हैं। फिर आप यही ऑब्जेक्ट के साथ एक्सरसाइज करते करते बड़ी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। मान के चलिए कि सोफा हो गया, आप बैठे हैं सोफा पे, या फिर किसी और प्लेट के साथ, आप चम्मच के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस, एनिमल, तो इस तरीके से आप उसका डायमेंशन बढ़ा कर सकते हैं। तो हम्म। ये एक्सरसाइजेज है कि अब मेरे पास एक छोटा सा चश्मा है, तो कितनी? चलो, नाइस। हम्म। तो अब भांति भांति के ऑब्जेक्ट के साथ ये कर सकते वेरी नाइस। अच्छा ये सर, ये जो आपने करके दिखाया, जो बताया, ये बहुत अच्छा था। अभी कुछ लोग मैं देखता हूँ जो बोलते हैं यार हम तो ऑडिशन दे के एक्टिंग सीख जाते हैं, ये क्या सीन है? उनको तो ये सब आता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हैं। ऑडिशन में मैंने तो आज तक किसी को एक्टिंग सिखाते देखा ही नहीं। हाँ। कि पहले कह रहे हैं कि सुनो, वॉइस का काम करेंगे, फिर इमेजिनेशन सिखाऊंगा, फिर आधे घंटे बाद तुम्हारा ऑडिशन लूंगा। हाँ। ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं। वहाँ तो बोलते थे पहले तो, तू 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 नॉट फिट, तू भी नॉट फिट, तू आ जा, तू जज कर। और ये तो बहुत अजीब सा टर्म नहीं सुनने के लिए मिलता है, आपने भी सुना है ये वैसे? कि यार हम तो ऑडिशन दे के सीख जाते हैं। मैंने बोला कि किसी से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा हैव यू डन एनी थिएटर और एक्टिंग स्कूल और समथिंग ना, ऑडिशन दे के सीख गए थे हम तो। ऑडिशन दे के और काम कर रहे हैं भाई, ये क्या है? आई थिंक ऑडिशन देखकर समझने वाली बात पे मेरा ये टेक है कि आपको ऑडिशन में एक सर्कमस्टांस दिया होता है, एक ब्रीफ दिया होता है, तो उस ब्रीफ के हिसाब से अभिनेता तैयार होता है। हम्म। कि यार मैं, आपको बोला गया है कि आप बहुत शांत आदमी हम्म। और आपको ये मोनोलॉग बोलते हुए अफसोस हो रहा है। मुझे लगता है कि बड़ी जो ब्रीफिंग होती है बड़ी पर्टिकुलर होती है और बहुत सब्जेक्टिव होती सॉरी टू है। जी। इंटरप्ट। हाँ। मुझे ऐसे ऑडिशन आते हैं, स्क्रिप्ट आती है हाँ। मोनोलॉग की, क्या कह रहा है ये, कह रहा पता नहीं, बस इतना ही आया है, कह रहा ऑडिशन भेज दो। तो हाँ। इसमें क्या करेगा वो आदमी? इसमें तो कुछ ब्रीफिंग ही नहीं है, सिर्फ मोनोलॉग है। हाँ।
और जितने आपके अंदर बुद्धि है आप उस मोनोलॉग को समझ के अपने हिसाब से आप दे दीजिए ऑडिशन, बिकॉज जो आज कास्टिंग भी कर रहे हैं उनके पास खुद के पास ब्रीफ नहीं आता, हम्म। क्योंकि राइटर ने बस एक लिख दिया या कहीं से उन्होंने चेप दिया उठा के, कहता है ये लो और बोल दो। तब निश्चित तौर पर कि ऑडिशन के तौर पर अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा तैयार अभिनेता समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी भी है। आपको डेफिनेटली वो रूट पकड़ना पड़ेगा जिससे आप बहुत बहुत बड़े एस्पेक्ट में, बहुत बड़े डिमेंशन में खुद को एक्सप्लोर कर सकें। ऑडिशन में आपके पास एक छोटी सी स्क्रिप्ट है और आप भाषा सीख सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया पर आप फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन कहानियों का हिस्सा होना और फिर आपकी रिलेशनशिप होना, आप किसी प्ले का पार्ट है, आप गोदान कर रहे हैं या फिर आप डेथ ऑफ ए सेल्समैन कर रहे हैं, तो आपको पता है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। सॉरी, जी। पोल्यूशन। तो अगर आप आपको लाइफ को इस तरीके से जीना है कि बड़े एस्पेक्ट में आप किसी नाटक का पार्ट है, तो आपको समझ ज़्यादा डेवलप होगी ऑडिशन के ज़रिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं हद बोल रहा हूँ कि आ, आपका उसमें भी कुछ डेवलपमेंट है, लेकिन उस पर ये कहना है कि मैं अभिनेता के तौर पे तैयार हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये बात काबिल से काबिल अभिनेता भी बोलेगा। मतलब मेरा इसके ऊपर ये टेक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बड़े समुद्र की मछली बनना है जी। तो आपकी बेसिक्स, आपकी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डेफिनेटली। अगर आपको छोटा मोटा तालाब या कुएं के अंदर ही खुश हैं तो फिर तो ऑडिशन से सीख लो और कर यस लो, यस राइट। यस। तो राहिल, हमारा आपसे और बात करने का बहुत मन था, ओके जी। और हम चाहेंगे कि आप वापस हमारे चैनल पे एक बार और आएँ, तब आपसे हम एक्टिंग के बारे में और बात करेंगे कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, नेचुरल एक्टिंग क्या होती है, और ये सब चीज़ें हमारी रह गई हैं, तो जो मैं चाहूँगा हम अगली बार ज़रूर बात करें। तो राहिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस हुआ, और आप कामयाब हो और कमाल का एक्सपीरियंस ऑफ यू नो दैट। थैंक यू सो मच राहिल जी, इतने अच्छे शब्द बोलने के। सो गाइज, जल्दी ही मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट पे, और तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू सून।